तब्दील हुए तकरीबन 1 माह हो चुके हैं, लेकिन एहतजाज का सिलसिला हुनूस जारी है। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया मिल्लत इस्लामिया के अहाते से एहतजाज शुरू हुआ, जो मुल्क भर में फैला। यह एहतजाज सिर्फ शहरियत तरमीमी कानून तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि इसे एनआरसी और एनपीआर से भी जोड़कर देखा जाने लगा। अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट और बाहर इस कानून की मुखालिफत कर रही हैं। मुजाहिरों की अलग अलग किस्में सामने आई। कहीं पुलिस एहलकारों को गुलाब के फूल देकर यह बावर कराया गया कि तलबा पुरअमन एहतजाज के ख्वाह हैं, तो कहीं तिरंगे को एहतजाज की जीनत बनाकर यह एहसास दिलाया गया कि वो मुल्क के मुखालिफ नहीं बल्कि मुहिब्बे वतन हैं। एहतजाज और मुजाहरा उनका आईनी हक है। इन मुजाहरों में इनकलाबी शायरों की नज़में और गज़लें भी पढ़ी गई, लेकिन एक अफसोसनाक पहलू यह भी रहा कि कहीं कहीं एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो गया। यूपी में एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई में 15 से ज्यादा अफराद की हलाकत हुई है, जबकि कई अफराद गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ अनोखे अंदाज में एहतजाज हो रहा है। यहाँ खवातीन गुज़िश्ता 25 रोज से धरने पर बैठी हैं। वहीं मरकजी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और टोल फ्री नंबर के बाद आज से घर घर जाकर इस कानून की अहमियत और इफादियत को उजागर करने का मंसूबा बनाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे रुकेगा कोहराम। इसी मौजू पर जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख। अपने दो खास मेहमानों का जल्दी से तारुफ करा दे। हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस खेमे से, कांग्रेस पार्टी से साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर शकीलुज्जमा साहब हैं। दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी खेमे से जुड़ रहे हैं, सुदेश वर्मा साहब, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। आप दोनों खास मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। सुदेश वर्मा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत से पहले व्यूअर्स ने कुछ मैसेजेस हमें भेजे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि सुदेश वर्मा जी से ये सवाल करिएगा कि आज घर घर जाकर बीजेपी ने तो शुरुआत कर दी है इस कानून के तई बताने की, लेकिन ये शुरुआत दिल्ली से अगर की गई है, अमित शाह लाजपत नगर, वहीं जेपी नड्डा भी दिल्ली में ही रहे, तो क्या शाहीन बाग ये दोनों लीडर नहीं जा सकते थे? क्योंकि 25 दिन से गुज़िश्ता 25 दिनों से खवातीन वहां पर बैठी हुई धरने दे रही हैं, रात क्या दिन क्या सभी औकात में। देखिए, जब ये बिल जो है पार्लियामेंट में था, आपको पता है कि 2016 में भी आया था, लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया ये बिल, और उसके बाद जनवरी में फिर इस बिल को लाया गया। तो इस बिल पर काफी मशक्कत पहले से हो चुकी थी और चर्चा में भी ये बिल थी जी। और उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों ही सदनों में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे विस्तार से प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया था। सारे अपोजिशन पार्टी बैठे थे, उन्होंने सुना था और उसके बाद ये बिल पास हुआ था। तो बिल काफी चर्चा के बाद पास हुआ। और देखिए, आपको पता है 11 दिसंबर को राज्यसभा में ये बिल पास होता है। 11 दिसंबर तक कोई एजिटेशन नहीं होता है। 12, 13, 14, 15 तारीख को जो रविवार है, जामिया में एजिटेशन शुरू होता है जी। तो बिल्कुल सोची समझी राजनीतिक साजिश, जिसके तहत जो इनोसेंट लोग हैं उनको गुमराह किया गया और उनके कंधों से जो कांग्रेस और बाकी विपक्ष नहीं कर पाई पार्लियामेंट के अंदर, उनके कंधों से बंदूक, मतलब जो मुहावरा है वो उनके शोल्डर से फायर किया गया। सुदेश वर्मा साहब, क्या आपको अभी भी लगता है, क्या बीजेपी को अभी भी लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में कोई पार्टी आवाम को गुमराह कर सकती है? बिल्कुल। देखिए, जब इतना इमोशनल मुद्दा होता है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पीएफआई का हैंड आया, तो क्या लॉयर्स को भी गुमराह किया गया है? सुदेश वर्मा साहब, लॉयर्स बड़ी तादाद में सड़क पर उतर रहे हैं, जो कानून के रखवाले हैं, जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, तो क्या वो उन्हें भी बहकाया गया है? आपका सीधे तौर पर कहना ये है? लॉयर्स भी तो जो कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं, जो कानून को अच्छी तरीके से समझते हैं और समझ रखते हैं, कानून की परख रखते हैं, तो क्या उन्हें भी बहकाया गया सियासी पार्टियों की तरफ से? देखिए, कानून का पक्ष तो हमें भी पता है ना, हम भी तो कानून वाले लोग हैं ना। जब अगर कोई कानून बनेगा पार्लियामेंट में तो कानूनी राय तो ली गई होगी ना, ऐसे तो नहीं बनाया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, हमारे पास भी कानूनविद हैं, बहुत से कानूनविद ने कहा है कि ये सही है। और अगर सिर्फ कानून की ही बात है, अगर लोगों को लगता है कि आर्टिकल 14 की अवहेलना हुई है, जैसे बहुत से कानूनविद बताते हैं, तो एजिटेशन करने से तो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। आप एजिटेशन करके क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं? क्योंकि ये तो गलत तरीका है। पार्लियामेंट ने जब लॉ बना दिया
तो पार्लियामेंट के खिलाफ ही एजिटेशन हो रहा है। पार्लियामेंट का मतलब बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जो संविधान दिया गया, जिसके तहत पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके खिलाफ एजिटेशन करना ये तो बिल्कुल भी अवमान्य है, नहीं करना चाहिए। हमारा अपील है लोगों से कि विश्वास रखें, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखें, और कहीं हमें बताएं ना फैक्चुअली हमने कहाँ गलती किया है। कोई नहीं बताता है। अगर सीए के बारे में पूछना है शकील साहब, बीजेपी ये कह रही है कि फैक्चुअली कोई गलती नहीं, आर्टिकल 14 की पासदारी करता है ये कानून। कांग्रेस लगातार मुखालिफत करती रही है, अब कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर में अमित शाह जी ने बहुत साफ तरीके से इसके जवाब दिए, लेकिन हम समझते हैं कि जहां पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जो जवाब दिए वहीं से सवाल और वहीं से इनकी नीयत साफ साफ पता चल जाती है। प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में कहते हैं कि एनआरसी की कोई चर्चा नहीं हुई जी, और अमित शाह उन सवालों के जवाब में पार्लियामेंट के अंदर जो देश की पार्लियामेंट, देश की जनता का हृदय रहता है, देश की जनता का एक मंदिर मस्जिद, जिसे कुछ भी कहें, गुरुद्वारा, सब कुछ है डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, वहां वो शख्स बोलता है अमित शाह जी होम मिनिस्टर की हैसियत से कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं और सीएए बिल बनाने के बाद हम एनआरसी लाएंगे जी। तो आप पार्लियामेंट में कह रहे हो कि एनआरसी लाएंगे और रामलीला मैदान में कह रहे हो कि हमें का एनआरसी पर चर्चा नहीं हुई है। तो ये इनकी दोहरी और दोगली राजनीति है ये हमेशा। अब जहां तक सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हमें इस बात से एतराज नहीं है कि बाहर के किन लोगों को आप जो आए हैं उनको शहरियत दीजिए, लेकिन कुछ और भी देश हैं बगल में, वहां भी माइनॉरिटी वहां की जो प्रोसिक्यूटेड है वो बगल में श्रीलंका है, बर्मा है, और वहां की माइनॉरिटीज के साथ आपका क्यों रवैया अलग है? चूंकि हिंदुस्तान का संविधान, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात अभी स्वदेश जी ने कहा जी, उस संविधान ने ये बताया है कि हमको स्टेट का कोई धर्म नहीं है, हम सबको इंडियन शहरी की हैसियत से, हिंदुस्तान के शहरी की हैसियत से समझते हैं, और कोई ऐसा कानून यहाँ संविधान के मुताबिक नहीं हो सकता है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव हो। आप पार्लियामेंट की स्पीच जो अमित शाह जी की है देखिए, उसमें एक एक धर्म का नाम लिया सिवाय एक धर्म को छोड़ के। तो यह पक्षपात हुआ कि नहीं? कोई कानून ऐसा बन नहीं सकता है जो किसी एक धर्म को छोड़ के सबके लिए एक होना चाहिए ना। हम तो उस बात की करते हैं कि पूरी दुनिया हमारा एक परिवार है, हिंदुस्तान, हम वो विवेकानंद जी ने जो कहा था उस है, और आज हम उस परिवार में किसी एक धर्म को यह सोचते हैं कि शहरियत देंगे और दूसरे धर्म को नहीं देंगे। इसकी लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट में जहां तक ताल्लुक है। अब आप देखिए, आप जब आपने पार्लियामेंट की चर्चा की कि पास हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी की मेजॉरिटी होती है तो वो तो पार्लियामेंट में पास करा लेंगे, चाहे दोनों बोथ हाउस में कोई भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरियत में कद्र होती है स्तरों की, ना कि जज्बात की। इसीलिए कहा जाता है कि जमहूरियत में स्तरों की कद्र होती है, ना कि जज्बात की। सुदेश वर्मा साहब, शकील साहब को सुना, उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर लाया गया कानून, इसीलिए इसकी मुखालिफत हो रही है और कोई बात नहीं है। देखिए, अगर ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये सही हैं और हम गलत हैं, यही है ना, ये तो हम गलत हैं, ये तो ये सही है, या तो ये गलत है हम सही हैं, बीच का रास्ता तो है नहीं। तो ऐसे में आप वायलेंस करके स्टेट में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप भरोसा करिए ना सुप्रीम कोर्ट पर। 59 पिटीशंस फाइल किए हैं लोगों ने, आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर? क्या वायलेंस से आंदोलनकारी इंतजार करिए ना, वायलेंस पर आप क्या हासिल करेंगे ये बताइए। आप लोगों को देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने बहुत बोला, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा इसलिए आया हूं।
आपके हर प्रश्न का मेरे पास जवाब है, आप सुनने की कुवत रखिए। सिर्फ प्रश्न पूछने से नहीं होता, उसके उत्तर को सुनना भी चाहिए। उगांडा से आए हुए लोगों को 1972 में पूरी कुवत कांग्रेस की सरकार ने हिंदू को सिटीजनशिप दिया था, तमिल के लोगों को सिटीजनशिप दिया था। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय सारे लोगों को एक साथ नहीं दिया गया था। इसी तरह इस बार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री है, वहां के जो कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज, हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट वगैरह, इनको सिटीजनशिप दिया गया। वैसे लोगों को जो दिसंबर 31, 2014 तक भारत में आए हुए थे, इनका पासपोर्ट लैप्स कर गया था और अमानवीय हालत में ये थे, बहुत सालों से थे, इनको दिया गया। ये जो एक्ट है किसी की सिटीजनशिप लेता नहीं है, किसी को देता है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो भारतीय मुसलमान है उनके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मुस्लिम लेकिन शब्द तक नहीं है इसमें, और रिलीजन वर्ड भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बार तो बार कम्युनिटी बोला गया है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कानून नागरिकता देने के लिए, नागरिकता लेने के लिए नहीं है, लेकिन मुल्क की आवाम इसे एनआरसी से जोड़कर देख रही है, जिसका जिक्र मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में भी किया था कि इस कानून के बाद हम एनआरसी भी लाएंगे, और एनपीआर पर भी बहस अब छिड़ गई है। तो क्या लोगों को भरोसा आप दिला पाएंगे कि एनआरसी आप लेकर आ रहे हैं और इन दोनों को एक साथ मिलाकर आप ना देखिए, क्लब करके मत देखिए? देखिए मेरी बात को कृपया गंभीरता पूर्वक सुनने दीजिए लोगों को, क्योंकि आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है और इसका मैं उतनी ही संजीदगी से उत्तर भी देना चाहता हूं। देखिए, प्रत्येक देश जो है चाहता है कि उसके जो नागरिक हैं उनके पास एक कार्ड हो। आज देखिए आपके पास आधार कार्ड है, जो आपको गवर्नमेंट के बहुत से फैसिलिटी जैसे बैंक में अकाउंट खोलना उसके लिए है। आपके पास एक पैन नंबर होता है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं सिर्फ उनके पास होता है, सबके पास नहीं होता है। पासपोर्ट होता है उनके पास, जो लोग बाहर जाने के इच्छुक हैं पासपोर्ट लेते हैं तभी उनको वीजा मिलती है बाहर के देश की। पासपोर्ट सबके पास नहीं होता है। इलेक्शन कार्ड उसके पास होता है जो वोट देता है, लेकिन ये चारों चीजें आपको सिटीजन नहीं बनाता है। सिटीजन बनने के लिए पाकिस्तान में भी सिटीजन कार्ड है, बांग्लादेश में भी सिटीजन कार्ड है, बाकी सारे राष्ट्र में सिटीजन होता है। तो भारत के हम नागरिक हैं, हम तो बनना चाहेंगे। आप नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, आप स्कूल में दाखिला देते हैं बच्चों का, क्या आप कोई पेपर नहीं देते? बच्चे का दाखिला ऐसे ही हो जाता है। आप लाइन में लगते हैं हर जगह, अपने टेलीफोन के कनेक्शन को लेने के लिए आप कागज दे देते हैं, लेकिन भारत के नागरिक बनने की जब बात आएगी तो आप बोलेंगे हम नहीं देंगे। अरे ऐसा नहीं है कि आपके पास कागज नहीं है तो आपको डिफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। बीजेपी का यह मानना है कि ऐसा सिटीजनशिप कार्ड बनना चाहिए, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है केंद्र सरकार का भी। इसीलिए सीएए को एनआरसी से लिंक करना न्याय संगत नहीं होगा। जब भी आएगा ये, आप मान के चलिए आप भी उतना ही एक्सेप्ट करिएगा जितना हम एक्सेप्ट करेंगे। ये किसी भी भारतीय के खिलाफ नहीं होगा, ये मान के चलिए आप। शकीलुज्जमा साहब, बार बार सरकार कह रही है कि किसी भी भारतीय नागरिक, हिंदुस्तानी सिटीजन के खिलाफ ये एनआरसी नहीं होगा, लेकिन फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं लोग और विपक्षी पार्टियां। देखिए कैसे यकीन करेंगे, हमारे भाई सुदेश बहुत अच्छे भाई हैं। अब देखिए इन्होंने अभी खुद कह दिया, कंफ्यूजन तो क्रिएट करने में ये बीजेपी ही माहिर है ना। इन्होंने कहा कि आधार नहीं होगा, पैन नहीं होगा, पासपोर्ट नहीं होगा, और यानी कोई भी चीजें जो है नहीं बोला भाई साहब, सिटीजनशिप ऐसा नहीं बोला, दुहाई देती है। एक सेकेंड, दर्शक को कंफ्यूज नहीं, अभी आपने बोला ये चारों, आप चारों बोला कि ये चारों उसके लिए सिटीजन, नहीं आप नहीं बोला तो अपना रिकॉर्डिंग देखिए और आप दुरुस्त कर लीजिए अपने आप को। आपने कहा कि ये चारों, अरे ये आप उसके बाद बोला ये सिटीजनशिप के लिए, जब ये आवेदन के लिए आपने कहा ये नहीं है, ये सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करते हैं। अरे भाई पासपोर्ट तो सबसे बड़ा भारत के सिटीजन का इशू है। एक आपको दूसरी बात ये है कि वो सिटीजन नहीं। अब आप
सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के खुद कंफ्यूज हैं सुदेश वर्मा जी। शायद वो समझते हैं कि वो सिटीजन नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मैं भारत का सिटीजन हूं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सिटीजन है। अब आप ये कह रहे हैं कि सिटीजन के लिए होना चाहिए, सिटीजन बनना चाहिए। बनना क्यों चाहिए? मैं तो सिटीजन हूं। सिटीजन के लिए कई कार्ड है, पहले से अवेलेबल है, उन पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। भाई साहब आप हमें चाहिए सिटीजनशिप कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन चाहिए, हमें एक चाहिए जिसमें लिखा हो कि हम भारत के सिटीजन हैं। आप चाहिए, आप ले लीजिए ना, आप सिटीजनशिप कार्ड में उलझाना चाहते हैं। हम देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपके धार्मिक आधार पर सिटीजन कार्ड, वो भी मिलेगा। अब आप देखिए, आप भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब? अब आप बोलने लगे, आप सुदेश वर्मा भाई साहब अब आप बोलने लगे। आपने कहा था, आप ये नहीं मानते कि मजहब के आधार पर ये कानून लाया गया? जरा सुनिए ना सुदेश वर्मा साहब, मजहब कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। मजहब कैसे नहीं लिखा हुआ? 6 माइनॉरिटीज को आप ला रहे हैं सर, 6 माइनॉरिटीज को ला रहे हैं और जिन्हें एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो क्या लोग नहीं समझ रहे हैं? माइनॉरिटीज भी नहीं लिखा हुआ है, फिर ला किसको रहे हैं सर? कम्युनिटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, तो 6 कम्युनिटीज को लेकर आ रहे हैं, 6 कम्युनिटीज को आप लेकर आ रहे हैं, फिर एक्सक्लूड कौन है? ये क्या हिंदू धर्म? ठीक है, और आप सीए ला भी रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर आबादी सीए की मुखालिफत इसलिए कर रही है क्योंकि उसे एनआरसी से जोड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। इस पर भाजपा बीजेपी लोगों को क्या यकीन दहानी कराएगी, क्या भरोसा दिलाएगी ताकि लोग आप पर यकीन करें? क्यों आखिर सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है? सुदेश वर्मा जी। बिल्कुल हो पा रहा है। देखिए, ये बोलना भरोसा नहीं हो पा रहा है, मैं साफ नहीं है, इसलिए इनके ऊपर जनता का भरोसा नहीं है। आप देखिए, सीए के समर्थन में भी बहुत लोग आ रहे हैं, समर्थन में आ रहे हैं, बीजेपी लेकर आ रही है सर, बीजेपी रैली कर रही है, साथ में जुड़ रहे हैं लोग सर। बीजेपी रैली कर रही है, बीजेपी घर घर जाकर लोगों को समझा रही है। लेकिन शुरुआती दिनों में आपने नहीं देखा, अभी तक एहतजाज लगातार हो रहा है। क्या उनके बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहना चाहिए था? क्या शाहीन बाग से आज इसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी? मोदी जी ने जो आपको लगता है कि आपको लगता है बड़ी तादाद में जिस इलाके में लोग, सुदेश वर्मा साहब एक सेकंड, आपको लगता है कि जिस इलाके में जहां पर लोग बड़ी तादाद में इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझाने की जरूरत है? कैसे जीतेंगे विश्वास? शाहीन बाग भारत नहीं है, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में आज जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इसकी शुरुआत की घर घर जाकर, तो क्या वहां पर भी नहीं जाना चाहिए? शाहीन बाग भारत में नहीं है। सुदेश जी, सुदेश वर्मा जी बताइए, क्या शाहीन बाग भारत में नहीं है? मेरा तो सिर्फ एक कंसर्न था, मेरा सिर्फ एक कंसर्न था सुदेश साहब कि क्या वहां पर नहीं जाना चाहिए था? दीगर जगह जाइए, लेकिन वहां से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर अभी चले जाएंगे? क्या लगता है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री शाहीन बाग के हैं कि नहीं है? मैडम अरे सर सुन तो लीजिए ना, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर भी सुनेंगे। हम तो उत्तर देने ही आए हैं ना, थोड़ी ना आपकी बात है बहुत। आपको तो हम आपने तो मेरा सुना नहीं। ठीक है, हम तो आपने तो सुदेश वर्मा साहब सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं, कहीं आगे चलकर, कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी पर ये इल्जाम ना लगने लगे कि सिलेक्टेड लोगों के पास आप जा रहे हैं लोगों को घर घर बताने के लिए, इसलिए उन्हें बहुत नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। हम तो उन्हें बताना बेहद जरूरी है जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, आपको मैं रिकॉर्ड के लिए बता दूं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्हें खुला ऑफर दिया गया, आइए आपसे बात करेंगे। बात करना कोई चाहे तब तो, समझना चाहे तब तो। अगर आपने स्टैंड ले लिया है कि नहीं हम इसको अपोज करेंगे, वापस करो तभी हम उठेंगे, तो ये वापस नहीं होगा। हम बहुत श्योर हैं कि हमने सही कानून बनाए हैं, और कानून जब पार्लियामेंट ने बना लिया है तो कुछ लोग अपोज करेंगे इसके लिए। अगर डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं है, कुछ मॉब अगर कानून डिसाइड करेंगे कि सही है गलत है, फिर तो कानून कभी नहीं बन पाएगा। कोई भी सरकार हो, कुछ लोग आ जाएंगे सड़क पे, बोलेंगे नहीं ये कानून गलत है, तो लोग बनाएंगे कानून। ऐसा नहीं होता है, देश तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर हमने कुछ गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करिए, और उसके बाद भी आपको लगता है गलत है तो आप इंतजार करिए, बहुमत पाने का अगले बार कानून को बदल दीजिएगा।
लेकिन आज इज्जत शकील उज़्ज़मा करिए साहब, इस सुदेश वर्मा कॉन्स्टिट्यूशन का सीधे तौर पर गलत कहना है पायदान कि पर जिस जा तरह रहे से हैं, अमित शाह, गलत मरकजी आप वज़ीर दाखिला अमित रख शाह रहे ने हैं। कहा गुज़िश्ता दिनों कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे इस कानून के बन जाने के बाद। ऐसे में कांग्रेस क्या मुस्तकबिल देखती है? अभी सुदेश वर्मा साहब ने कहा कि आपकी सरकार आएगी तो आप हटा दीजिएगा, इंतजार करिए। देखिए जब डेमोक्रेसी पर इनकी पार्टी को भरोसा नहीं है, इसीलिए स्वदेश भाई को भी भरोसा नहीं है। डेमोक्रेसी जनता की आवाज होती है, शहरियों की आवाज होती है, वहां धर्म की आवाज नहीं होती है। आप जिस तरह की भाई सुदेश जी, हम तो एकदम चुप हो जाते हैं आप जब बोलते हैं तो। अब आप हमारी भी सुनने की कोशिश कीजिए, आप तो सत्ता में आपको सुनना चाहिए। आप तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं ना, मैं ये कह आप रहा तो हूं एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे कि ऊपर, मुद्दा पर नहीं बात कर रहे आप। नहीं साहब, अरे आपको हम बचा रहे हैं कि आप अपने नेताओं को और सरकारी तंत्र को, उस पार्टी से आते हैं, आप जाके बताइए जनता की ये भावनाएं हैं, आप उनको बताइए। आप इल्जाम की क्यों समझते हैं? यहां ना आप इल्जाम हमें लगा रहे हैं ना मैं आपको लगा रहा हूं। मैं आपकी बात डिफरेंट है, इसलिए है आखिर पर वजीर दाखिला अमित शाह की बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं एनआरसी की चर्चा नहीं हुई, अमित शाह पार्लियामेंट में कहते हैं कि सीएए पास होगा और उसके बाद हम एनआरसी करेंगे, और एनआरसी में ये डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आएंगे जिनकी चर्चा आपने की, आपने विड्रॉ किया। लेकिन अमित शाह का सब जगह पर चल रहा है, जो उनका भाषण था उसमें कहा था कि पासपोर्ट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? और उसमें यह भी उन्होंने कहा कि जब आसाम के एनआरसी में 14 लाख हिंदू छूट गए तो आपने नया कानून लाने की व्यवस्था की। आपको लग रहा था कि वो सिर्फ एक धर्म के लोग छूटेंगे और उनको हम बाहर कर देंगे। तो ये इस तरह की राजनीति जो धर्मों के बेस पर आप कर रहे हैं, वही आज भी कर रहे हैं। चाहे अमित शाह जी दिल्ली में शुरू कर रहे हैं, दिल्ली में इलेक्शन आने वाला है और वो धार्मिक आधार पर आप चाहते हैं कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर बयानों को देखा जाए, 2003 में जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि एनआरसी लागू होगा और एनपीआर जो होगा, सेंसस जो होगा, उसके आधार पे एनआरसी होगा। फिर उसके बाद 2014 में हमने देखा कि मरकजी वज़ीर दाखिला उस वक्त के जो राजनाथ सिंह थे, उन्होंने भी एनआरसी और एनपीआर को लेकर जिक्र किया, किरण रिजिजू ने भी किया और अब अमित शाह ने भी किया। लेकिन अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बिल्कुल एनआरसी नहीं आएगा। फिर अवाम किस पर यकीन करे? ये भ्रम की स्थिति तो है ही। सुनिए ना, पहले थोड़ा सा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो बोला मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि ये जो अमेंडमेंट आया है क्लॉज 3 में सेक्शन 6B जोड़ा गया है और सेक्शन B के तहत सब क्लॉज 4 है, जिसमें कहता है कि ये जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लागू नहीं होगा। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में भी इनर लाइन परमिट दिया गया, वहाँ लागू नहीं होगा। तो ये र्यूमर न फैलाएं कि आसाम के लिए लाया गया, उसी में लिखा हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि ये यहाँ पर लागू नहीं होगा, ये वहाँ के लिए नहीं है। तो पहले तो इस बात को क्लियर कर दें। दूसरा बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया था और उसके बाद एनआरआईसी की बात की थी। जब एनपीआर बना 2010 में भी कांग्रेस की हुकूमत थी और 2011 में जब सेंसस हुआ तो एनपीआर अपडेट हुआ, 2010 में अपडेट हुआ, फिर 2015 में अपडेट हुआ। और ये शुरू से ही बोला था यूपीए सरकार ने कि एनआरआईसी के लिए ये डेटाबेस बनेगा। और सर 2003 में किसकी सरकार थी? सुदेश वर्मा साहब, 2003 में किसकी सरकार थी? सुदेश वर्मा साहब, 2003 में किसकी सरकार थी? मुझे लगता है पहले आपको ये दुरुस्त करना होगा। और 2010 में जब कांग्रेस एनपीआर, पहली बार कांग्रेस ने एनपीआर लागू किया, जब 2010 में एनपीआर लागू कांग्रेस की तरफ से किया गया पहली बार, तो उस वक्त मुखालिफत क्यों नहीं हुई? मैडम, आई स्टैंड करेक्टेड हम लोग के जाने के बाद आया था, चिदम्बरम साहब ने लाया था और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस एनपीआर के डेटा को एनआरसी के लिए यूज नहीं किया जाएगा और एनआरसी के बारे में सरकार ने डिस्कशन नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री भी सही है और गृह मंत्री अमित शाह भी सही, कोई बीजेपी का स्टैंड रहा है कि सिटीजनशिप रजिस्टर बनना चाहिए। हमने अपने जो मैनिफेस्टो होता है उसमें हमने रखा है इसको कि हम इसको लागू करेंगे, तो इसमें कहीं से विरोधाभास नहीं है। जब भी पार्लियामेंट एक ड्राफ्ट लाएगी, आप मेरी मान के चलिए, इस नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कब लागू करेंगे?
सुदेश सर जी, नौकरी जवाब तो गिनाने लगे, आप डिबेट करिए उस पर। देखिए नौकरी सुदेश भी जी, गिनाएंगे आप आपको, जो बता अभी तो रहे इस हैं पर डिबेट कर लेते वो हैं। 1910 दूर कर लेते हैं। नहीं, आप तो बोलते हैं आप कर लीजिए। अब अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं भी बोल लूं ना, बोलिए एक बोलिए मिनट। शकीलुज्जमा साहब बोलिए। हाँ, अभी जो वर्मा साहब बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है सेंसस जो पिछली बार हुई एनपीआर आया, ठीक है, एनपीआर में उसमें कितने पॉइंट थे और अभी के एनपीआर जो आप अमेंडमेंट कर दिया उसमें कितने पॉइंट है? इससे कोई एतराज थोड़ी है कि एनपीआर में आप एनपीआर में कह रहे हैं उसमें कि क्या नेट पर point डालो, ऐड किए हैं दस्तखत जिससे आपको करो प्रॉब्लम है? और अपने दादा का डेट ऑफ बर्थ दो। और नहीं, पॉइंट यह है कि जो पॉइंट आपने दिया, आपने 24 पॉइंट ऐसे ऐसे दे रखे हैं। आप पब्लिक को इतना बेवकूफ मत समझिए कि आप इससे क्या करेंगे। जब आप बेवकूफ जनता या नहीं है। और आप ये सुन लीजिए, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आप अपनी आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप एक मामला खत्म हो गया, एक बार मेरी बात, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नहीं, सीएए और एमपीआर की बात सुनिए। आप जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो आपकी जो नागपुर से आइडियोलॉजी है, वो अभी टारगेट आप करना चाहते हैं माइनॉरिटी के मुसलमान को, ताकि आप एक बार सब धर्म के लोगों को बता सकें कि हम इनको, जो जर्मन में जो पॉलिटिक्स हुई, लेकिन असली निशाना इस देश के दलित हैं, असली निशाना इस देश के ओबीसी के लोग हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और यही काम हुआ असम में कि आपने टारगेट बनाना चाहा मुसलमान को, लेकिन नॉन मुस्लिम ज्यादा तादाद में बन गए। तो आप ये धर्म की राजनीति छोड़िए। आप जहां तक कहते हैं कि आपने घोषणा पत्र में कहा, तो घोषणा पत्र में आपने बहुत सी चीजें कहा। आपने घोषणा एक सेकंड एनआरसी का इम्पैक्ट आसाम में उल्टा पड़ गया, इसलिए सरकार को सीए लाना पड़ा आनंद फानन में। इनके बात का जवाब देना बहुत जरूरी है, बहुत संगीन मामले इन्होंने उठाए हैं। आप ये बात बताइए, हमारी आइडियोलॉजी आप ही मुझे बताइएगा। मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी तो समझता ही हूं ना। आपको पता है ना कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सबने नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत दिया है, और इसी कारण से हमारे जो दुश्मन बैठे हुए हैं बॉर्डर के बाहर पाकिस्तान, और यहाँ जो हमारे आइडियोलॉजिकल एनिमी है कांग्रेस, जो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि मोदी जी को उतारो तभी रिश्ता सुधरेगा, ये वो लोग हैं जो भड़का रहे हैं, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे हैं कि सारे इस्लामिक कंट्रीज नरेंद्र मोदी जी के साथ कैसे आ गए हैं। भारत का मुसलमान शांति से रह रहा है, तो यहाँ कुछ ऐसा दुनिया में हिंदुस्तान आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, की जो इज्जत थी उसको डुबाने में आप लग गए हैं। क्योंकि हम जिस तरह के कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जहां से आप एक स्टेप बता दीजिए कि भारत के मुसलमान के खिलाफ हो। हर स्टेप भारत के मुसलमान, आप इस तरह की संकोचित राजनीति करेंगे तो सबका विश्वास आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विश्वास जीतने की बात लगातार बीजेपी कह रही है, लेकिन इन एहतजाजी मुजाहरों से यही लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों का विश्वास जरूर खो रही बीजेपी सरकार। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।